प्रिय छात्रों, बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत 4th सेमेस्टर में पेपर कोड B401 समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा के अंतर्गत आज हम लोग वैदिक शिक्षा व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में भारतीय सभ्यता और शिक्षा का अपना एक अलग स्थान रहा है। हम भारतीयों ने समय समय पर विश्व के ज्ञान और विज्ञान में सहयोग दिया है। भारतीय शिक्षा का अतीत अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है। विश्व के शिक्षाविदों, विचारकों तथा विद्वानों ने भारत को ज्ञान तथा शिक्षा की जन्मभूमि माना है और यहाँ के ज्ञान, प्रेम एवं शिक्षा प्रणाली की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। प्राचीन शिक्षा का केंद्र बिंदु मुख्यतः हमारे चारों वेद रहे हैं तथा शिक्षा व्यवस्था का संबंध मुख्यतः धर्म एवं आध्यात्म से माना जाता है। प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री एवं विद्वान डॉक्टर F.W. थॉमस ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन इन इंडिया में लिखा है, ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां ज्ञान के प्रति प्रेम इतने प्राचीन काल से प्रारंभ हुआ हो अथवा जिसने इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया हो। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी लिखा है, हम भारतीयों के ऋणी हैं क्योंकि उन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना किसी भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आविष्कार का होना संभव नहीं है। इस प्रकार हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि विश्व इतिहासकारों तथा विद्वानों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को विश्व की प्राचीनतम शिक्षा प्रणाली माना है, साथ ही इसे अत्यंत उन्नत तथा समृद्ध भी स्वीकार किया है। अब हम लोग आगे इसके काल के बारे में, इसके पीरियड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राचीन भारतीय शिक्षा की आधारशिला वेदों के होने के कारण इस पीरियड को, इस काल को हम वैदिक शिक्षा प्रणाली मानते हैं। और वैदिक शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ काल ईसा से लगभग 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है। प्रसिद्ध विद्वान बाल गंगाधर तिलक ने 4000 ईसा पूर्व तथा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 6000 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व माना है एवं प्रसिद्ध इतिहासकार मैक्स मूलर ने 300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व को वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का जन्म माना है। गहन अध्ययन और विवेचना करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि थोड़ा बहुत अंतर से 500 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व को इसका प्रारंभिक काल माना जा सकता है। अब हम वैदिक कालीन शिक्षा के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसको हम दो भागों में
बांट सकते हैं। पहला है व्यापक अर्थ, दूसरा है संकुचित अर्थ। व्यापक अर्थ के अंतर्गत वैदिक काल में शिक्षा को एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया समझा जाता था। यह मानव जीवन की पुण्यता एवं आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति एवं मुक्ति के लिए अनवरत प्रयास के रूप में जाना जाता था। इस प्रकार हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जो शिक्षा है ये लाइफ टाइम चलने वाली एक प्रोसेस है। दूसरा संकुचित अर्थ के अंतर्गत इस अर्थ में शिक्षा का अर्थ है औपचारिक शिक्षा, जो छात्र गुरुकुल में अपने गुरु के पास रह करके शिक्षा ग्रहण करते हैं, गुरुकुल के अनुशासन एवं नियमों का पालन करते हैं, एक सुनिश्चित उम्र में प्रवेश एवं विभिन्न संस्कार एवं शिक्षा को प्राप्त करते हुए एक निश्चित अवधि के बाद दीक्षा प्राप्त करके अपने गृहस्थ आश्रम में जाते हैं। इस प्रकार हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि वैदिक शिक्षा में शिक्षा के अर्थों को इस प्रकार समझा जा सकता है। पहला, जीवन पथ को प्रदर्शित करने वाला प्रकाश स्रोत, यानी कि यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद मनुष्य साधारण से असाधारण की तरफ बढ़ता है, यानी अज्ञानता से वो ज्ञान की तरफ बढ़ता है। दूसरा, शिक्षा के संतुलित सर्वांगीण विकास करने वाली अंतर ज्योति है। इसका अर्थ यह है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट की जो बात है, सर्वांगीण विकास, जिसके अंतर्गत हमारा मानसिक विकास, हमारा आध्यात्मिक विकास, हमारा शारीरिक विकास और हमारे अंदर भावनात्मक विकास, नैतिकता का विकास, इन सारे विकास के माध्यम से व्यक्ति का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने व्यावसायिक जीवन में अपने आप को स्थापित करता है। इस प्रकार से यह हम ज्ञात करते हैं कि वैदिक काल में एक संपूर्ण मानव का निर्माण ही शिक्षा व्यवस्था का मूल अर्थ है। अब हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे शिक्षा के उद्देश्य। एम्स ऑफ एजुकेशन इन वैदिक एजुकेशन सिस्टम। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मुख्यतः आदर्शवादी रहा है, यानी कि आदर्श स्थापित करना, धर्म एवं आध्यात्म की प्रधानता रही है। इस आशय को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर एएस अल्टेकर ने कहा है कि ईश्वर भक्ति, धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति तथा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रचार प्रसार भारतीय शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श रहे हैं। वेदों के अध्ययन एवं विद्वानों के चिंतन के उपरांत वैदिक शिक्षा के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य प्रकाश में आए। नंबर 1, ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता। नंबर 2, आचार संहिता एवं चरित्र निर्माण। नंबर 3, व्यक्तित्व का विकास। नंबर 4, विद्या और बुद्धि का समन्वय। नंबर 5,
नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन। नंबर 6, आत्मनिर्भरता की शिक्षा। नंबर 7, संस्कृति का संरक्षण एवं प्रचार प्रसार। नंबर 8, मोक्ष की प्राप्ति। जैसा कि शिक्षा के उद्देश्यों में हम लोगों ने 8 मुख्यतः इसमें बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर हम 8 बिंदुओं के बारे में गहन अध्ययन करें, उस पर विचार करें, तो हमें यह ज्ञात होता है कि जितने भी उद्देश्य प्राचीन शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत वैदिक शिक्षा में थे, वो वर्तमान में भी हैं। आज अगर हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करें, वर्तमान में जो व्यवस्था हमारे अंदर है, हमारे यहाँ चल रही है, इन सारे उद्देश्यों को समाहित किए हुए है। चाहे वो हम सेल्फ डिपेंडेंसी की बात करें, चाहे हम सोशल ड्यूटी की बारे में बात करें, चाहे हम ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में बात करें, चाहे हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में बात करें, कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में बात करें, कोड एंड कंडक्ट के डेवलपमेंट के बारे में बात करें, चाहे हम अपने कल्चर को बढ़ाने के बारे में बात करें, सभी उद्देश्य लगभग हमें प्राप्त हो जाते हैं। और किसी भी शिक्षा व्यवस्था में ये उद्देश्यों का समाहित होना परम आवश्यक है। तो जैसा कि छात्रों हम ये देखते हैं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वैदिक कालीन, वो बहुत ज्यादा रिच एजुकेशन सिस्टम रहा है। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत उसके संगठन किस प्रकार से था, उसके विद्यालय किस प्रकार से थे, उसके अंतर्गत क्या क्या नियम कानून थे। तो हम आगे ये देखते हैं कि शिक्षा को प्रायः 2 भागों में बांटा गया था, एक प्राइमरी एजुकेशन और एक हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन को गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जाना जा सकता है। वर्तमान में अगर देखें तो हमारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में 3 मुख्य अंग हैं, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। लेकिन वैदिक काल में केवल 2 ही व्यवस्थाएं थी, प्राथमिक और उच्च। प्राथमिक शिक्षा प्रायः बालक के घर से ही प्रारंभ हो जाती थी और उसका प्रारंभ विद्या आरंभ संस्कार से होता था। सामान्यतः 5 वर्ष की अवस्था में यह संस्कार घर पर ही संपन्न किया जाता था। इसके साथ छात्रों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण एवं लिखना पढ़ना प्रारंभ हो जाता था। उच्च शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था का विशेष स्थान है। ये गुरुकुल सामान्यतः नगरीय वातावरण से दूर शांत वातावरण में जंगल में बने होते थे, जहां पर गुरु लोग शिक्षा की व्यवस्था संपूर्ण रूप से गुरु के हाथ में ही सारी व्यवस्थाएं होती थी। राजाओं का या राज्यों का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं होता था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में अग्रलिखित कार्य होते थे, जैसा कि उपनयन संस्कार। अभी हम लोगों ने विद्यारंभ संस्कार के बारे में जानकारी प्राप्त की कि विद्यारंभ संस्कार प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ करने के लिए किया जाता था। अब हम उपनयन संस्कार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपनयन का अर्थ है समीप ले जाना, यानी निकट ले जाना, गुरु या आचार्य के पास ले जाना।
डॉक्टर F.E. केई के अनुसार उपनयन संस्कार वह संस्कार था जिनके द्वारा 3 वर्णों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी जो मुख्य जो किताब है, पुस्तक है मनुस्मृति, मनुस्मृति के द्वारा हमारे समाज में 4 वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया था। प्रायः यह कर्मों के आधार पर निर्धारित होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो व्यक्ति जैसा कार्य करता था उस कार्य के आधार पर ही वह उस वर्ग में चला जाता था। तो डॉक्टर F.E. केई के अनुसार उपनयन संस्कार वह संस्कार था जिनके द्वारा 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का बालक विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करता था। उपनयन संस्कार वर्णों के आधार पर उसका आयु निर्धारित की गई थी, जैसे कि ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष। इसका अध्ययन काल सामान्यतः वो भी वर्णों के आधार पर डिसाइड किया गया था। ब्राह्मण के लिए 12 वर्ष, यानी सामान्य रूप से 12 वर्ष तक ही सभी को शिक्षा प्रदान की जाती थी, और या फिर 12 वर्ष कंप्लीट हो या फिर 25 वर्ष की आयु में विद्यार्थी गुरुकुल शिक्षा पूर्ण कर अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेता था। अब हम इसके बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि इसका पाठ्यक्रम किस प्रकार से निर्धारित किया गया था। मुख्यतः अगर हम देखें तो इसमें पाठ्यक्रम 2 प्रकार से था, परा विद्या या आध्यात्मिक, और दूसरा अपरा या लौकिक। जैसा कि हम नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि परा या आध्यात्मिक का मतलब है धर्म से है, आध्यात्म से है, और दूसरा सांसारिक पाठ्यक्रम, यानी कि जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, सामाजिक जीवन के लिए, वो उस प्रकार का ज्ञान। परा के अंतर्गत आध्यात्मिक विद्या जैसे चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, दर्शन, नीति शास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी। योग, ध्यान एवं यज्ञ की शिक्षा भी उनके अभ्यास कराए जाते थे। अपरा विद्या, लौकिक विद्या या फिर सांसारिक विद्या। लौकिक विद्या के अंतर्गत ऐसे विषयों की शिक्षा दी जाती थी जिनके ज्ञान से सांसारिक जीवन सुविधापूर्वक व्यतीत किया जाए, जैसे इतिहास है, अर्थशास्त्र है, औषधि शास्त्र है, ज्योतिष है, भौतिक शास्त्र है, प्राणी शास्त्र है, भूगर्भ शास्त्र है, तर्क शास्त्र, रसायन, धनुर्विद्या, मिलिट्री एजुकेशन जिसको हम कह सकते हैं, सर्प विद्या, चिकित्सा, शल्य एवं कल्प इत्यादि। इन विषयों के साथ साथ कालांतर में अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, पशुपालन, आयुर्वेद, बीज गणित एवं ललित कलाएं भी शामिल की गई। अब हम आते हैं शिक्षण विधि। शिक्षण विधि किस प्रकार से थी? वर्तमान में जो हमारी जो शिक्षण विधि है वो बहुत सारी विधियां हमारी प्राचीन काल में भी थी। पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, यानी किस माध्यम से, किस तरीके से गुरु लोग अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते थे। तो उसमें पहला पॉइंट है मौखिक शिक्षण विधि, ओरल मेथड, जिसको क्लास में हम लेक्चर मेथड के माध्यम से भी हम जानते हैं। दूसरा है प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, शास्त्रार्थ यानी क्वेश्चनिंग मेथड, डिस्कशन, डिबेट, ये सारी विधियां हैं। अग्र शिष्य प्रणाली यानी कि कक्षा नायकीय पद्धति, इसको मॉनिटरिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। अगला है उदाहरण, अभ्यास, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं सूत्रों के प्रयोग के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं उसके प्रयोग के माध्यम से
शिक्षा प्रदान की जाती थी। गुरु शिष्य संबंध इस काल में बहुत अच्छे थे, बहुत मधुर थे, पिता पुत्र के समान थे। इसमें कुछ कर्तव्य शिष्यों के थे और कुछ कर्तव्य गुरु के थे। शिष्य के कर्तव्य जैसे कि गुरु की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य था, और गुरु के कर्तव्य यानी कि ज्ञान देना और जो बच्चा पढ़ाई के लिए आ रहा है, जो शिष्य है, उसके समस्त प्रकार का ध्यान रखना, उसका चरित्र का निर्माण करना, उसको ज्ञान देना, उसके खाने पीने के लिए व्यवस्था करना, उसको अनुशासन देना, उसके अंदर आध्यात्मिकता का विकास करना, धर्म का विकास करना इत्यादि। डिसिप्लिन के बारे में बात करें, अनुशासन। इस काल में अनुशासन पे विशेष ध्यान दिया जाता था। वैदिक काल में गुरुकुल का संपूर्ण जीवन ही अनुशासन का दूसरा नाम था, जैसा कि इस वाक्य से ही पता चल रहा है कि डिसिप्लिन इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज डिसिप्लिन, यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक थे। अनुशासन ही शिक्षा एवं शिक्षा ही अनुशासन। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कितना महत्वपूर्ण था डिसिप्लिन। विद्यार्थियों के जीवन के लिए नियम बनाए गए थे। प्रातः उठना, प्रार्थना करना, स्नान करना, खान पान, वेशभूषा, अपने हैबिट्स में सिंप्लिसिटी लाना, मानसिक एवं नैतिक अनुशासन, अविवाहित जीवन जिसे कि हम ब्रह्मचर्य भी मानते हैं, विद्यालय प्रबंध एवं प्रशासन, विद्यालय का प्रबंध करना, उसका प्रशासन करना और अपने गुरु का सहयोग करना। शिक्षण सत्र सेशन। गुरुकुल में एक वर्ष में लगभग 5 माह की पढ़ाई होती थी। शिक्षण अधिगम का कार्यकाल प्रातः 7 से 11 एवं शाम को 2 बजे से 5 बजे तक चलता था। निःशुल्क शिक्षा थी। प्रायः उस काल में शिक्षा फ्री एजुकेशन, जैसा कि वर्तमान में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन बिल पास किया है, उसमें भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है, जो कि हमारे भारतीय संविधान में ये व्यवस्था है कि कोई भी राज्य अपने यहाँ 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा फ्री एंड कंपलसरी कराएगी। वो राइट टू एजुकेशन बिल में सारी चीजें समाहित हैं। अर्थव्यवस्था यानी कि वो विद्यालय चलता कैसे था, उसकी सारी जो सुख सुविधाएं हैं वो कैसे चलती थी। तो साधारणतः दान के माध्यम से प्राप्त, जन साधारण के माध्यम से दिया हुआ अन्न, खाद्य सामग्री, राज्य सरकार यानी कि राजा भी उसमें सहायता करते थे। तो इस प्रकार से जो भी वहां से खाने पीने की सामग्री मिलती थी या अन्य वस्तु मिलते थे, उस प्रकार से वहां की सारी व्यवस्थाएं चलती थी। परीक्षा प्रणाली, अगर हम परीक्षा प्रणाली के बारे में बात करें तो गुरुकुल में लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं था। गुरु ही शिष्य की प्रगति का निर्णय लेते थे तथा एक पाठ के बाद अगले पाठ के शिक्षण के लिए अग्रसर होते थे। छात्र पठित पाठ की व्याख्या करते थे तथा प्रश्नों के उत्तर से गुरु को संतुष्ट करते थे। समावर्तन संस्कार में छात्रों को स्नातक घोषित किया जाता था, यानी कि जिस प्रकार से आज एग्जाम के बाद बच्चों को डिग्री मिलती है, बच्चों को सर्टिफिकेट मिलता है, बच्चों को मार्कशीट मिलती है, उसी प्रकार से उस काल में एक संस्कार होता था, समावर्तन संस्कार, जिसके माध्यम से बच्चों को स्नातक की उनको उपाधि प्रदान की जाती थी। अब हम इस काल में स्त्री शिक्षा के बारे में बात करेंगे। जैसा कि वर्तमान में भी भारत सरकार के द्वारा
स्त्री शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और ऐसा माना जाता है कि किसी भी समाज में अगर वुमेन एजुकेशन का परसेंटेज अच्छा होगा तो वो समाज भी विकास करेगा और उसकी आने वाली जनरेशन भी विकास करेगी। अच्छे नागरिकों के निर्माण में स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। वैदिक शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। बालिकाओं का भी उपनयन संस्कार होता था तथा अधिगम काल में उन्हें भी ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। वेदों के अध्ययन मनन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। इसका प्रमाण है कि ऋग्वेद में अनेक संहिताओं की रचयिता महिलाएं हैं। इस काल की विदुषी महिलाओं में उर्वशी, घोषा, सिकाता, विश्वरा, रोमसा, लोपामुद्रा, सरस्वती, अपाला आदि प्रसिद्ध हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी, कौशिकी, ब्राह्मणी, गंधर्व, गृहीता आदि विदुषियों का उल्लेख किया है। ज्ञान विषयक वाद विवाद में महिलाएं भाग लेती थीं। इस काल में महिलाओं द्वारा युद्ध विद्या और राजनीति भी सीखने के प्रमाण मिलते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में स्त्रियों को शिक्षा की पूरी छूट थी, पूरा उनको मौका दिया जाता था कि वो शिक्षा ग्रहण करें। अब हम व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। इस काल में मिलिट्री एजुकेशन, सैन्य शिक्षा प्रदान की जाती थी। आयुर्वेद शिक्षा या चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन, वाणिज्य शिक्षा प्रदान की जाती थी। ऐसा नहीं है कि व्यावसायिक शिक्षा इस काल में नहीं थी, व्यावसायिक शिक्षा भी इस काल में प्रदान की जाती है। जैसा कि वर्तमान में भी व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत अनेक प्रकार के प्रोफेशनल पाठ्यक्रम बनाए गए हैं। तो प्राचीन काल में भी ऐसी व्यवस्थाएं थी। पूरी समाज को, पूरे प्रशासन को, राज्य को चलाने के लिए अनेक प्रकार के हमें स्किल्ड प्रोफेशनल चाहिए थे, प्रोफेशनल लोग जो कि अलग अलग मिलिट्री एजुकेशन के माध्यम से या मेडिकल एजुकेशन के माध्यम से लोग शिक्षा प्राप्त करते थे और अपने सामाजिक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग करते थे। अब हम बात करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या थी। वैदिक कालीन की शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो विशेषताएं बहुत थी। इसमें पहला है गुरुकुल प्रणाली, उपनयन संस्कार, ब्रह्मचर्य पे बल, व्यवहारिक एवं पूर्ण शिक्षा, गुरु शिष्य, पिता पुत्र के रूप में, धार्मिक आध्यात्मिक तत्वों का ज्ञान, चरित्र एवं व्यक्तित्व निर्माण, भिक्षावृत्ति की प्रथा, दिनचर्या पालन का महत्व, लचीला दंड, यानी कि इस काल में बहुत ज्यादा फिजिकल पनिशमेंट नहीं दिया जाता था, शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। स्वाध्याय पर बल, यानी कि सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। निःशुल्क शिक्षा, पालन पोषण एवं वातावरण पर बल, यानी कि ऐसे तमाम विशेषताएं थी जिसके माध्यम से इस शिक्षा को हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं या हमारे भारतीय शिक्षा की आधारशिला मान सकते हैं। अब हम वैदिक कालीन की शिक्षा की कुछ सीमाएं, कुछ उसकी कमियों के बारे में यहां पर पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला पॉइंट है शिक्षा में अधिकतर जड़ता थी, यानी कि कुछ चीजें ऐसी थी जो हम मान सकते हैं कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। अगला पॉइंट, अनुशासन की कठोरता, रटने पर बहुत बल, यानी कि ओरल एजुकेशन ज्यादा थी। लौकिक शिक्षा, ज्ञान का कम महत्व, यानी कि आध्यात्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा पे ज्यादा महत्व दिया जाता था, यानी कि ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। रिलीजियस एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता था। धार्मिक तत्वों की भरमार, यानी कि धार्मिक तत्वों की भरमार, वही पॉइंट है कि धर्म पे ज्यादा अधिक जोर देना। इस प्रकार से हम अध्ययन किया हम लोगों ने, और सारे अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर अगर हम कह सकते हैं
यह कह सकते हैं कि हमने वैदिक कालीन शिक्षा के विभिन्न पक्षों के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कशन किया, पढ़ाई की। इस प्रकार से वैदिक शिक्षा प्रणाली धर्म केंद्रित एवं वेद केंद्रित थी। फिर भी इस शिक्षा में बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किए जाते थे। उद्देश्य की दृष्टि से वैदिक कालीन शिक्षा धर्म एवं आध्यात्म की भूमि पर जमी थी। शिक्षण विधि और अनुशासन प्रबंधन गुरु के अनुसार चलते थे। पाठ्यक्रम में प्रायः हर जगह वेद ही थे। स्त्री शिक्षा की पूर्ण स्वाधीनता और उसका महत्व था। व्यावसायिक शिक्षा के सुनिश्चित क्षेत्र थे, जिसमें औषधि, चिकित्सा, वाणिज्य एवं सामान्य शिक्षा इत्यादि। विद्यार्थी जीवन का अनुशासन कठोर था। गुरु शिष्य संबंध अत्यंत निकट एवं प्रेम पूरित शिक्षा व्यवस्था थी। परीक्षा एवं उत्तीर्णता गुरु के द्वारा निर्धारित होते थे। वैदिक कालीन शिक्षा के गुणों के बारे में कह सकते हैं कि धार्मिकता, पवित्र जीवन, व्यवहारिक शिक्षा, ब्रह्मचर्य, अनुशासन, निःशुल्क शिक्षा, निर्धारित दिनचर्या इत्यादि थे। साथ ही कठोर अनुशासन, जड़ता, व्यवहारिक तत्वों का अभाव एवं धार्मिक तत्वों की अधिकता ने शिक्षा को कठिन एवं अरुचिकर बना दिया। आज की शिक्षा में वैदिक युग के नैतिक एवं आध्यात्मिक पक्ष को अवश्य अपनाना चाहिए। मानवीय चेतना एवं समभाव दृष्टि गुरु को सीखना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम अध्ययन करें तो हम ये पाते हैं कि संपूर्ण विश्व और भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें वैदिक शिक्षा प्रणाली से हमें सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय छात्रों, बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के